वेलकम प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। क्योंकि इवनिंग में वीडियो शूट कर रहा हूँ। वेलकम टू द क्लास ऑफ बायोलॉजी बाय नवीन ढांडा। टुडे 9th लेक्चर ऑफ चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज ऑफ 8th क्लास। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्यारे बच्चों, दैट इज कॉल्ड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। जो इम्यूनिटी थी हम बात कर रहे थे लास्ट वीडियो के अंदर, वो दो टाइप से, एक इनेट जो बाय बर्थ प्रेजेंट होती है, एक एक्वायर्ड जिसको हम एक्वायर करते हैं आफ्टर बर्थ, मतलब ये बाय बर्थ नहीं होती, इसको हम आफ्टर बर्थ एक्वायर करते हैं, राइट। और जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बात हो रही है, ये नॉर्मली बाय बर्थ नहीं होती, ये कब आएगी? आफ्टर बर्थ, नॉट प्रेजेंट बाय बर्थ, आफ्टर बर्थ आएगी कब? when एंटीजन, क्या होता है एंटीजन डिस्कस करेंगे, एंटर इन आवर बॉडी। जब एंटीजन हमारी बॉडी में जाएगा तब ये इम्यूनिटी हमारी बॉडी में डेवलप होगी। ये पैथोजन स्पेसिफिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ये स्पेसिफिक टू डिजीज है। मतलब अगर मेरी बॉडी में एक्वायर्ड इम्यूनिटी ऑफ पोलियो है ना, तो वो सिर्फ पोलियो डिजीज को रोकेगी, वो टेटनस को नहीं रोकेगी, वो टाइफाइड को नहीं रोकेगी। मतलब ये डिजीज स्पेसिफिक है, मतलब पैथोजन स्पेसिफिक है। और ऐसा क्यों है ये आपको मैं बता दूंगा आगे। एक्वायर्ड इम्यूनिटी की खास बात है, इसके अंदर ना मेमोरी होती है, मेमोरी ऑफ एंटीजन होता है, मेमोरी ऑफ पैथोजन होता है। मेमोरी में भी फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन, फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन। मतलब इसके अंदर हमारा इम्यून सिस्टम पैथोजन को मेमोरी करने की कोशिश करता है। जब नेक्स्ट टाइम पैथोजन आए तो फिर हमारा इम्यून सिस्टम उसको क्विक किल कर दे, डिस्ट्रॉय कर दे, डिस्पोज कर दे। तो ये इसमें मेमोरी होती है। कैसे होती है हम आगे डिस्कस करेंगे। अब एक्वायर्ड इम्यूनिटी कैसे डेवलप होती है, क्वेश्चन ये है कि ये कैसे आती है हमारी बॉडी में। जैसे ही कोई पैथोजन, जब भी कोई पैथोजन बोल दो या एंटीजन बोल दो, एंटीजन मतलब एनी फॉरेन सब्सटेंस, जब कोई भी फॉरेन मैटर, इसमें बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई या कोई केमिकल सब्सटेंस, कोई टॉक्सिन, कोई ड्रग, कुछ भी हो सकता है। जब कोई फॉरेन सब्सटेंस हमारी बॉडी में जाएगा तो हमारी बॉडी में ना लिम्फोसाइट होती है। क्या है लिम्फोसाइट? टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी है। लिम्फोसाइट क्या है? डब्ल्यूबीसी है। और डब्ल्यूबीसी भी कौन सी है प्यारे बच्चों? ये ए ग्रैन्युलोसाइट है। ए ग्रैन्युलोसाइट डब्ल्यूबीसी, इनके साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल नहीं होते। आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, डब्ल्यूबीसी को हम 2 ग्रुप में क्लासिफाई करते हैं, ग्रैन्युलोसाइट एंड ए ग्रैन्युलोसाइट। तो ये काम एक्वायर्ड इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? रिस्पॉन्सिबल है ओनली लिम्फोसाइट। और एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है ना, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, इसको मैं थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस ही बोल सकता हूं। ये हमारा थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है। जब हमारे दो डिफेंस फेल हो जाएंगे, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जिसमें बैरियर बताए थे, फिजिकल और फिजियोलॉजिकल बैरियर। सेकंड डिफेंस जिसके अंदर आपको डिफरेंट टाइप्स की सेल बताई थी, साइटोकाइंस बताए थे। अगर वो दोनों बैरियर जब काम ना करें तो फिर हमारा थर्ड बैरियर आता है, दैट इज कॉल्ड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो ये कैसे काम करती है हम डिस्कस करेंगे, लेट्स सी। तो जैसे ही पैथोजन या फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी में एंटर करेगा तो हमारे लिम्फोसाइट काम करेंगे। लिम्फोसाइट उस पैथोजन को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेंगे। अब जब पहली बार जो रिस्पॉन्स आता है उसको बोलते हैं, जब ये कैसे आता है प्राइमरी रिस्पॉन्स बताऊंगा आपको। प्राइमरी रिस्पॉन्स जब फर्स्ट टाइम, जैसे आज पहली बार अगर मेरी बॉडी में कोरोना वायरस घुसा है, तो इस कोरोना वायरस को खत्म करने के लिए मेरे इम्यून सिस्टम, मेरी लिम्फोसाइट को ज्यादा टाइम लगेगा। इट मे बी 14 to 28 डेज लग सकता है। दिस इज कॉल्ड प्राइमरी रिस्पॉन्स। जब पहली बार उसको खत्म कर रही है, जब पहली बार उसको खत्म करेगी, किसको? कोरोना वायरस को। कोविड-19 वायरस अगर मेरी बॉडी में आज घुस जाता है तो मेरा इम्यून सिस्टम अपने आप, मेरे इम्यून सिस्टम में जो सेल है लिम्फोसाइट, वो उस वायरस को डिस्पोज करेंगे। और इसमें इम्यून सिस्टम को उस कोविड-19 वायरस को खत्म करने में टाइम लगता है। इट मे बी 14 to 28 डेज। और इसलिए जो पहली बार मेरी बॉडी में रिकवरी होगी, जो रिस्पॉन्स आएगा वो बहुत स्लो आएगा। इसको बोलते हैं प्राइमरी रिस्पॉन्स। जब फर्स्ट टाइम आपकी बॉडी में एंटीजन घुसा और फिर आपके इम्यून सिस्टम ने आपको रिस्पॉन्स दिया, उसमें टाइम लगता है।
इसको बोलते हैं प्राइमरी रिस्पॉन्स। और प्राइमरी रिस्पॉन्स जो होता है ये स्लो होता है और इसकी इंटेंसिटी भी लो होती है और स्लो मतलब इसमें टाइम ज्यादा लगता है, 14 से 28 डेज नॉर्मली लग जाते हैं प्राइमरी रिस्पॉन्स में। और इसकी खास बात क्या है, जब प्राइमरी रिस्पॉन्स होगा ना तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो मेमोरी सेल बना लेगा, मतलब उस पैथोजन को, उस एंटीजन की मेमोरी कर लेगा। अब मान लो आज मेरी बॉडी में कोविड-19 वायरस घुस गया तो मेरा इम्यून सिस्टम उस कोविड-19 को मेरे इम्यून सिस्टम में जो लिम्फोसाइट सेल हैं वो उस कोविड-19 वायरस को पहले पहचानेंगी, फिर उसको खत्म करने की कोशिश करेंगी और फिर उसको खत्म कर देंगी। तो इस टाइम अब जो मेरी बॉडी में रिस्पॉन्स आया तो ये है प्राइमरी रिस्पॉन्स और इसमें टाइम लगता है। कैसे खत्म करती है वो आगे पढ़ाएंगे हम। लेकिन साथ में मेरे जब प्राइमरी रिस्पॉन्स हो तो साथ में इम्यून सिस्टम ने मेमोरी कर ली कि ये कोविड-19 वायरस आएगा तो इसको कैसे मारना है। अब बाई चांस 2 महीने बाद दोबारा फिर मेरी बॉडी में कोविड-19 वायरस घुस गया तो अब मेरा इम्यून सिस्टम ने क्या कर रखी है, मेमोरी कर रखी है, तो उस वायरस को बहुत जल्दी खत्म कर देगा, बहुत जल्दी न्यूट्रलाइज कर देगा। क्यों? क्योंकि मेरी बॉडी में क्या हो रखा है, मेमोरी ऑलरेडी हो रखी है। तो अब जो सेकेंडरी रिस्पॉन्स कब आता है, सेकेंडरी रिस्पॉन्स या एमनेस्टिक रिस्पॉन्स तब आता है व्हेन सेम पैथोजन, ये कब आएगा, व्हेन सेम पैथोजन जो ऑलरेडी पहले आपकी बॉडी में घुस चुका है, सेम पैथोजन एंटर सेकेंड टाइम, जब वो सेम पैथोजन आपकी बॉडी में दूसरी बार घुसेगा तब जो आपका इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स करता है उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी रिस्पॉन्स। और ये बहुत फास्ट होता है। अब क्वेश्चन है फास्ट क्यों है, ये फास्ट क्यों है, क्योंकि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मेमोरी सेल जो कि फर्स्ट रिस्पॉन्स में बन चुकी थी। फर्स्ट रिस्पॉन्स कब आएगा, प्राइमरी रिस्पॉन्स क्या है, व्हेन एंटीजन एंटर इन आवर बॉडी फर्स्ट टाइम। कोई भी वायरस, जैसे फॉर एग्जांपल मेरी बॉडी में आज कोविड-19 पहली बार कोविड-19 वायरस घुसा तो अब मेरी बॉडी में जो रिस्पॉन्स आएगा वो स्लो आएगा क्योंकि फर्स्ट टाइम घुसा है। लेकिन मेरी बॉडी उसको डील करेगी, उस पैथोजन को, उस एंटीजन को, उस वायरस को धीरे धीरे मेरी बॉडी खत्म कर देगी, उसमें टाइम लगता है, इसलिए प्राइमरी रिस्पॉन्स स्लो होता है, इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करना होता है। लेकिन इसमें इम्यून सिस्टम ने ऑलरेडी क्या बना रखी है, मेमोरी बना रखी है। क्या बना रखी है, मेमोरी। तो सेकंड रिस्पॉन्स फास्ट होएगा। फॉर एग्जांपल एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड याद रखें आप। मान लो मेरे घर में कोई एक आदमी घुस गया, पहली बार, मुझे पता ही नहीं वो है क्या, तो मैं उससे फाइट करूंगा, तो उसको मैं थप्पड़ मारूंगा, कोई असर नहीं हुआ, फिर उसको लात मारा, कोई असर नहीं हुआ, फिर उसको मैंने उसके पेट में चाकू घुसाया, नहीं मरा, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं ट्राई कर रहा हूं उस फॉरेन जो पर्सन घुसा है उस एंटीजन को खत्म करने के लिए। फिर मैंने उसके यहाँ पे चाकू मारा चेस्ट में, वो मर गया। यानी अब मेरे को क्या होगी, मेमोरी होगी। अगर वही आदमी सेम टाइम मान लो इंजर्ड हो गया, वो पड़ गया, वो चला गया वहां से, अब दोबारा से, क्योंकि आप बोलो सर मर गया तो दोबारा कैसे आएगा। हुआ क्या था, जब कोई आदमी, अननोन आदमी मेरे घर में घुसा तो पहले उसको मैंने क्या किया, पहले उसको थप्पड़ मारा, नहीं भाग गया, फिर उसको लात मारी, फिर भी नहीं भाग गया, फिर उसको मैंने चाकू घुसाया पेट में, फिर भी नहीं भाग गया, फिर जब उसके मैंने चेस्ट में चाकू घुसाया तो वो मान लो पड़ गया, बेहोश हो गया, चला गया, वहां से मेरी बॉडी को छुटकारा मिल गया। तो इसलिए यहाँ पे रिस्पॉन्स स्लोली आया। अब साथ में मेरे को याद हो गया कि अगर ये आदमी आएगा, मेरी बॉडी ने मेमोरी कर ली कि इस आदमी के यहाँ पे चाकू मारना है। अब वही आदमी अगर सेकंड टाइम मेरी बॉडी में आएगा तो मेरी बॉडी ऑलरेडी एक्टिवेट हो रखी है, मेरी बॉडी में मेमोरी हो रखा है। तो मेमोरी क्या करे, डायरेक्ट उसको मैं थप्पड़ या लात मार के या पेट में चाकू घुसा के नहीं देखूंगा, मेरी बॉडी में ऑलरेडी मेमोरी सेल बनी हुई है, मेरे को दिमाग में मेमोरी उस आदमी को खत्म करने की, फिर मैं डायरेक्ट उसके चेस्ट में चाकू घुसाऊंगा और वो जल्दी मर जाएगा, जल्दी भाग जाएगा। तो यानी कि सेकेंडरी रिस्पॉन्स फास्ट क्यों है, क्योंकि प्राइमरी रिस्पॉन्स में हमारे इम्यून सिस्टम ने मेमोरी कर ली कि हाउ टू डिस्ट्रॉय द पर्टिकुलर पैथोजन या एंटीजन, कि इस एंटीजन को या पैथोजन को कैसे डिस्ट्रॉय करना है, इसकी मेरे इम्यून सिस्टम ने मेमोरी तैयार कर ली। कैसे होता है ये सिस्टम मैकेनिज्म, वो हमें टेक्निकली इसी वीडियो में आगे डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी रिस्पॉन्स, प्राइमरी और सेकेंडरी रिस्पॉन्स को करवाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, लिम्फोसाइट्स। बड़ा अच्छा पॉइंट है। एक तो ध्यान रखें एक्वायर्ड इम्यूनिटी का एक कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ये पैथोजन स्पेसिफिक होता है, ये इसमें मेमोरी बनती है, राइट, और ये तभी होगा जब हमारी बॉडी में पैथोजन घुसेगा।
और इसमें क्या होता है, इसमें एक प्राइमरी रिस्पॉन्स, एक सेकेंडरी रिस्पॉन्स। व्हाट इज प्राइमरी रिस्पॉन्स? It's the response given by our immune system when any antigen, when any pathogen enter first time in our body. तो प्राइमरी रिस्पॉन्स स्लो होता है ये। अब की बार ये क्वेश्चन नीट में आया हुआ था, ये क्वेश्चन आपका नीट 2020 में आया हुआ था। क्या कि जो सेकेंडरी रिस्पॉन्स होता है वो स्लो होता है। ये स्टेटमेंट गलत थी। नीचे स्टेटमेंट दे रखी थी कि आउट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट व्हिच वन इज इनकरेक्ट, और वहां लिखा हुआ था कि जो सेकेंडरी रिस्पॉन्स है या एनमेनेस्टिक रिस्पॉन्स है वो स्लो होता है। ये गलत लाइन थी। जो सेकेंडरी रिस्पॉन्स होता है बहुत फास्ट होता है। क्यों? कोई पूछ लेता क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में ऑलरेडी जब प्राइमरी रिस्पॉन्स हुआ तो क्या बन गई थी? मेमोरी सेल बन गई थी। बड़ा सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। अब की बार नीट 2020 में ये क्वेश्चन आया था। ओके, और जो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों रिस्पॉन्स जो भी हैं ये करवाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? लिम्फोसाइट्स। कौन है? लिम्फोसाइट। और लिम्फोसाइट भी टू टाइप की होती है। लिम्फोसाइट टू टाइप की होती है। एक होती है बी लिम्फोसाइट और एक होती है टी लिम्फोसाइट। कौन सी कितने टाइप की लिम्फोसाइट है? टू टाइप की, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। और ये बी लिम्फोसाइट एक अलग टाइप का इम्यून सिस्टम प्रोवाइड करवाती है, एक अलग टाइप से पैथोजन को खत्म करती है। और जो टी लिम्फोसाइट है ये एक अलग टाइप से इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाती है। बी लिम्फोसाइट से जो इम्यूनिटी हमें प्रोवाइड होती है उसको बोलते हैं एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी या एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम। और टी लिम्फोसाइट प्रोवाइड सीएमआई, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी या सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम, जिसको हम आगे इन डिटेल स्टडी करेंगे। अब हमारा क्वेश्चन ये है, सर ये बी और टी लिम्फोसाइट बनती कहां से है, कैसे हैं, क्या है ये? अगला क्वेश्चन ये है। अब आपको सभी को पता है जो हमारा बोन मैरो होता है, जो हमारी लॉन्ग बोन होती है, जो हमारी लॉन्ग बोन है उनके पास बोन मैरो होता है। क्या होता है? बोन मैरो। इसके अंदर ये बोन मैरो है। और बोन मैरो के अंदर, बोन, ये बोन है, बोन के अंदर ये बोन मैरो है। और बोन मैरो में हिमेटोसाइटोब्लास्ट होती हैं या स्टेम सेल होती हैं। और ये सेल प्यारे बच्चों अनडिफरेंशिएटेड सेल है। कैसी सेल है? अनडिफरेंशिएटेड सेल। हिमेटोसाइटोब्लास्ट सेल बोल दो, स्टेम सेल बोल दो, या अनडिफरेंशिएटेड सेल है। अनडिफरेंशिएटेड सेल का मतलब जिस सेल को ये नहीं पता कि उसको क्या फंक्शन करना है। राइट। ओके, अब ये जो हिमेटोसाइटोब्लास्ट सेल है जो बोन मैरो में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बी सेल और टी सेल बनती कैसे है। राइट। जो ये अनडिफरेंशिएटेड सेल है बोन मैरो में, लॉन्ग बोन जो होते हैं उनके अंदर बोन मैरो होता है, सभी को पता है। और बोन मैरो में जो ये सेल है हिमेटोसाइटोब्लास्ट, अब ये सेल अगर माइग्रेट कर जाती है थाइमस में, थाइमस इज ए ग्लैंड, तो ये सेल डिफरेंशिएट हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? डिफरेंशिएट हो जाएंगी। किसमें? टी लिम्फोसाइट में। टी का मतलब यहाँ पे थाइमस से है, क्योंकि ये सेल यहां आई, यहां से लिम्फोसाइट में डिफरेंशिएट होगी, फंक्शनल होगी। तो ये कहां डिफरेंशिएशन कहां हुआ? डिफरेंशिएशन कहां हुआ? मैच्योरेशन ऑफ सेल कहां हुआ? थाइमस में। इसलिए इनको बोलेंगे टी लिम्फोसाइट। और वही मेटोसाइटोब्लास्ट जो बुर्सल लिम्फोइड टिश्यू, हमारी गट के साथ ये जुड़ा हुआ टिश्यू होता है, जिसको हम बोलते हैं बुर्सल लिम्फोइड टिश्यू। क्वेश्चन है, सर ये जो हिमेटोसाइटोब्लास्ट थी, अब ये हिमेटोसाइटोब्लास्ट बोन मैरो से निकल के ब्लड में आ जाएंगे। ब्लड के थ्रू सर्कुलेट करके दो जगह जा सकती हैं, या तो ये जाएंगी थाइमस में या ये जाएंगी बुर्सल लिम्फोइड टिश्यू में। अगर सेल गई थाइमस में तो यहाँ पे डिफरेंशिएट हो जाएंगे किसमें? टी लिम्फोसाइट, बाय द प्रेजेंस ऑफ हार्मोन थाइमोसिन, सभी को पता है, 11th में पढ़ चुके हो। और अगर ये सेल हिमेटोसाइटोब्लास्ट ब्लड के थ्रू गई कहां पे? बुर्सल लिम्फोइड टिश्यू। ये इसके एग्जांपल है, टॉन्सिल है, टॉन्सिल्स, पेयर पेची जो हमारे इंटेस्टाइन में होते हैं, और अपेंडिक्स। ये सारे, इन सभी को मिला के हम क्या बोलते हैं? क्योंकि गट के साथ जुड़ा हुआ टिश्यू, ये सारे हमारे गट के साथ जुड़े हुए हैं। टॉन्सिल्स यहाँ होते हैं, गट के साथ जुड़े हुए। ये पेयर पेचेज इंटेस्टाइन में भी गट का कंपोनेंट है, अपेंडिक्स भी कंपोनेंट ऑफ गट है। तो ये गट के साथ जुड़े हुए टिश्यू, इनको बोलते हैं बुर्सल लिम्फोइड टिश्यू। अगर ये गई बुर्सल टिश्यू के पास तो ये डिफरेंशिएट हो जाएगी किसमें? बी लिम्फोसाइट। भाई सीधी सी बात है। ये वही बात होगी अगर एक छोटे बच्चे को, आपके पास 10 छोटे बच्चे हैं, आप उन 10 छोटे बच्चों को
अगर आप डालोगे उन 10 छोटे बच्चे उनको कुछ नहीं आता, अब उनको डाल दिया इंग्लिश मीडियम स्कूल में तो इंग्लिश बोल लेंगे, अगर उनको डाल दिया हिंदी मीडियम स्कूल में तो हिंदी बोल लेंगे यार, सिंपल पॉइंट। अनडिफरेंशिएटेड सेल थी, कहाँ गई? अगर वो गई ब्लड के तो थाइमस में, तो डिफरेंशिएट होगी, क्या बना देंगे? टी लिम्फोसाइट। अगर वो माइग्रेट कर जाएंगे बुर्सल लिम्फोइड टिश्यू के पास, बी मतलब यहाँ पे बुर्सल लिम्फोइड टिश्यू से है। अगर किसी बच्चे से पूछो ना कि बी लिम्फोसाइट के लिए बी वर्ड का मतलब क्या है, किसी बच्चे को नहीं पता होता, क्योंकि ये पॉइंट एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए। ये हमारे सारे टॉन्सिल, पेयर, पेचिस, अपेंडिक्स वर्ड एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं, और ये इन सभी को हम बोलते हैं बुर्सल लिम्फोइड टिश्यू, जो हमारे गट के साथ जुड़े हुए हैं, गट एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू है ये सारे का सारा, ये जो हमारा गाल्ट है, गट एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू आप इनको बोल सकते हो। और अगर ये यहां गई तो क्या बन जाएंगे? बी लिम्फोसाइट। क्या बन जाएंगे? बी लिम्फोसाइट। अब जो टी लिम्फोसाइट है बन गई, बी भी बन गई, टी लिम्फोसाइट भी बन गई। अब जो टी लिम्फोसाइट है ये अलग तरीके से काम करेंगी, और ये प्रोवाइड डिफरेंट इम्यून सिस्टम, ये अलग इम्यून सिस्टम बनवाएंगी। और बी लिम्फोसाइट जब एंटीजन के कांटेक्ट में आएंगी, जब टी लिम्फोसाइट के पास एंटीजन आएगा तो दे प्रोवाइड CMS या दे फॉर्म CMI, सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी या सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम। और जब बी लिम्फोसाइट एंटीजन के कांटेक्ट में आएंगी, जब इनके पास एंटीजन आएगा तो दे फॉर्म द AMIS या AMI, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। बेटा फुल फॉर्म ध्यान रखना, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। AMI और AMIS में डिफरेंस है, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम या AMI, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। यानी कि ये दोनों सेल अब जब ये हमारे ब्लड में आ जाएंगे, हमारे टिश्यू के पास आ जाएंगे, और ये दोनों सेल जब एंटीजन के कांटेक्ट में आएंगी तो ये फिर अलग से बिहेव करेंगे, अलग अलग टाइप की इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाएंगी। तो हम इन दोनों इम्यूनिटीज को, दोनों टॉपिक्स को पढ़ेंगे। अब क्वेश्चन ये है कि भाई बी लिम्फोसाइट एंटीजन बनवाएंगे, सॉरी बी लिम्फोसाइट जो है ये एंटीबॉडी बनवाएंगे, साफ साफ लिख रखा है बी लिम्फोसाइट फॉर्म द एंटीबॉडीज। बी लिम्फोसाइट क्या बनवाएंगे? एंटीबॉडी बनवाएंगे। एंटीबॉडी क्या है बताऊंगा, वेट शांति रखें। अब क्वेश्चन है कि सर ये जो बी लिम्फोसाइट है ये एंटीबॉडी कैसे बनवाएंगे? पॉइंट करिए, समझ में आया कि जो बी और टी सेल बनती कैसे हैं? हमारे बोन मैरो में अनडिफरेंशिएटेड सेल है जिसको हम हेमेटोसाइटोप्लास्ट या स्टेम सेल बोलते हैं। अगर ये यहां से माइग्रेट होकर ब्लड के थ्रू गई थाइमस में तो टी लिम्फोसाइट, और बुर्सल लिम्फोइड टिश्यू के पास गई तो बी लिम्फोसाइट। वेरी इजी, सो सिंपल। और टी लिम्फोसाइट के पास जब एंटीजन आएगा दे प्रोवाइड CMI, और बी लिम्फोसाइट के पास जब एंटीजन आएगा व्हेन दे कम इन द कांटेक्ट विद एंटीजन एंड दे फॉर्म ए डिफरेंट टाइप ऑफ इम्यूनिटी कॉल्ड AMI, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। और AMI और CMI को हम इन डिटेल में स्टडी करेंगे, दोनों में डिफरेंस देखेंगे, दोनों को कंपैरिजन करेंगे, हम कंपेयर करेंगे AMI का क्या काम है, CMI का क्या काम है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अब क्वेश्चन है सर इतना क्लियर है कि जो बी लिम्फोसाइट है वो एंटीबॉडी बनवाएंगे। अब क्वेश्चन है सर बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी कैसे बनवाएंगे? नेक्स्ट टॉपिक है। अब ध्यान दें प्लीज, ये है आपकी बी लिम्फोसाइट, दिस इज द बी लिम्फोसाइट, ये आपकी बी सेल है, बी सेल भी आप इसको बोल सकते हो शॉर्ट फॉर्म में, या बी लिम्फोसाइट और भी अच्छी बात है, बी सेल है। और ये एंटीजन बी सेल आपके ब्लड में है, एंटीजन भी आपके ब्लड में घुस गया। एंटीजन में भी यानी बैक्टीरिया, वायरस या कोई फॉरेन सब्सटेंस, कोई केमिकल, कोई टॉक्सिन, कुछ भी हो सकता है। एंटीजन क्या है? व्हाट इज एंटीजन? डेफिनेशन लिख लेना, एनी फॉरेन सब्सटेंस। एंटीजन होता है एनी फॉरेन सब्सटेंस, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल, व्हिच व्हेन एंटर इन आवर बॉडी, जब वो हमारी बॉडी में घुस जाए, एंड एक्टिवेट आवर इम्यून सिस्टम टू फॉर्म एंटीबॉडी। डेफिनेशन दोबारा सुन लो, एंटीजन आर एनी फॉरेन सब्सटेंस, ये फिजिकल हो सकता है, केमिकल या बायोलॉजिकल, व्हिच व्हेन एंटर इन आवर बॉडी एंड एक्टिवेट आवर इम्यून सिस्टम टू फॉर्म एंटीबॉडी, दैट इज कॉल्ड एंटीजन, दैट इज कॉल्ड एंटीजन। अब फॉर एग्जांपल मैंने पानी पिया, बाहर से वाटर ड्रिंक किया, तो वाटर के अगेंस्ट मेरी बॉडी में कोई रिस्पांस नहीं आता, वाटर एंटीजन नहीं है। लेकिन आप एक काम करो, आप थोड़ा सा फॉर एग्जांपल आप कई बार क्या होता है आपने जहर खा लिया, फॉर एग्जांपल बोलना तो नहीं चाहिए, तो उसके अगेंस्ट आपकी बॉडी में रिस्पांस होएगा, क्योंकि वो जहर आपके लिए क्या है?
एंटीजन है। ये आपकी बॉडी में बैक्टीरिया घुस जाए तो बैक्टीरिया एक फॉरेन सब्सटेंस है, जैसे आपकी बॉडी में बैक्टीरिया घुसेगा वो बैक्टीरिया आपके इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देगा और आपकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडी बनेगी। तो एंटीजन क्या हो सकता है? एनी फॉरेन सब्सटेंस में भी फिजिकल एजेंट, केमिकल एजेंट और बायोलॉजिकल एजेंट। अब जैसे ही एंटीजन बी सेल के कांटेक्ट में आएगा, ब्लड में बी सेल पड़ी है, बी लिम्फोसाइट भी है और एंटीजन भी है, तो क्या होगा? देखो ये बी सेल और एंटीजन दोनों जुड़ जाएंगे। मतलब ऐसा होने से क्या होगा? ये बी सेल जो थी, ये बी सेल एक्टिवेट हो जाएगी, बी लिम्फोसाइट एक्टिवेट हो जाएगी। प्यारे बच्चों ध्यान रखना, ये बी सेल तभी एक्टिवेट होएगी जब एंटीजन बी सेल के साथ चिपक जाएगा। इस बी सेल के पास एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है। क्या है ये? एंटीजन बाइंडिंग साइट ऑन द सरफेस ऑफ सेल मेम्ब्रेन ऑफ बी लिम्फोसाइट। एक्चुअली ये बी लिम्फोसाइट की जो सेल मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर ये क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं। आपको सभी को पता है सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर आपने देखा हुआ है। सेल मेम्ब्रेन से ग्लाइकोप्रोटीन्स या कॉम्प्लेक्स सुगर आप बोल सकते हो, ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं और ये ग्लाइकोप्रोटीन ही एंटीजन बाइंडिंग साइट है। अब बी लिम्फोसाइट जो थी, इसके पास एंटीजन को जुड़ने के लिए साइट थी। टेक्निकली ये एंटीजन बाइंडिंग साइट आ रहा है, बट दीज आर द ग्लाइकोप्रोटीन्स और ये एंटीजन यहाँ पे चिपक जाएगा। और जैसे ही एंटीजन बी सेल के साथ चिपक जाएगा, बी दोबारा फिर सुन लो, जो बी सेल है इसकी सेल मेम्ब्रेन पे एंटीजन बाइंडिंग साइट है। केमिकली ये एंटीजन बाइंडिंग साइट क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन्स है। और जैसे ये चिपक जाएगा, ये बी सेल एक्टिवेट हो जाएगी और एक्टिवेट होते ही ये सेल अपना क्लोन तैयार कर लेंगे, मतलब डिवाइड हो जाएगी। डिवाइड होके क्लोन तैयार करेंगे, डिवाइड एंड प्रोड्यूस द क्लोन। तो दो टाइप की सेल बन जाएगी आपकी। ये है डॉटर बी सेल। ये दोनों ही क्या है प्यारे बच्चों? ये डॉटर बी सेल है। दीज आर द, पता नीचे दिखाई देगा कि नहीं दिखाई दे रहा, तो ये डॉटर बी सेल है। ये दोनों क्या है? दीज आर कॉल्ड डॉटर बी सेल। ये डॉटर बी सेल बन गई आपकी। क्या बन गई? ये डॉटर बी सेल। अब जो ये बहुत सारे, देखो ऐसा नहीं है कि एक सेल है, ब्लड में बहुत सारी लिम्फोसाइट है, बी लिम्फोसाइट, बहुत सारे एंटीजन घुसे हैं, बहुत सारी बी लिम्फोसाइट एक्टिवेट होएंगी और वो बहुत सारी डिवाइड करके बहुत सारी डॉटर बी सेल बन जाएगी। क्या बन जाएगी? डॉटर बी सेल। ध्यान रखना है दोनों डॉटर बी सेल एक दूसरे की क्लोन है। अब ये डॉटर बी सेल कुछ तो स्पेशलाइज हो जाएंगी इनटू मेमोरी सेल। इसको तो आप बोलोगे मेमोरी बी सेल, मेमोरी बी लिम्फोसाइट। और कुछ डिफरेंशिएट हो जाएंगी प्लाज्मा बी सेल। यानी कि डॉटर बी सेल सारी एक जैसी हैं, बस स्पेशलाइजेशन फंक्शन के बिहाफ पे 12th क्लास में सभी बच्चे एक जैसे हैं। अब उनमें स्पेशलाइजेशन होगा। सम गोज टू द मेडिकल साइड, कुछ का एमबीबीएस में सिलेक्शन हो जाएगा, सम गोज टू बीएससी एग्रीकल्चर, सम गोज टू वीएस, सम गोज टू डीयू यूनिवर्सिटी, कुछ सम गोज टू पीयू वगैरह वगैरह। तो ये क्या स्पेशलाइज, बच्चे सारे एक जैसे थे लेकिन स्पेशलाइजेशन हो गया ऑन द बेस ऑफ फंक्शन। तो जो डॉटर बी सेल थी, ये कुछ डॉटर बी सेल स्पेशलाइज्ड टू फॉर्म मेमोरी सेल। इनका काम है मेमोरी, जिस नाम से स्पष्ट है। जब सेकंड टाइम, अब ये है ना, अब देखो बताऊंगा, शांति रखो। अभी प्लाज्मा बी सेल ने क्या बना दी? इसने बना दी एंटीबॉडी। क्या बना दी प्यारे बच्चों? एंटीबॉडी बना दी। बहुत सारी एंटीबॉडी बन गई और ये एंटीबॉडी अब क्या करेगी? इस एंटीजन को खत्म कर देगी। अब क्वेश्चन ये है, देखो जब ये एंटीजन पहली बार मेरी बॉडी में आया, जब ये एंटीजन फर्स्ट टाइम मेरी बॉडी के अंदर घुसेगा तो इतना सारा काम होगा सारा, और फिर एंटीबॉडी बनेंगी, फिर वो एंटीजन को खत्म करेंगे, इसलिए बहुत टाइम लग रहा है। लेकिन अगर सेकंड टाइम सेम एंटीजन घुस जाएगा तो अब ये मेमोरी बी सेल जो है ये डायरेक्टली क्या कर देंगे? डिवाइड करके डायरेक्टली एंटीबॉडी बन जाएगी। बहुत फास्ट होगा ये सारा काम अब। क्यों? क्योंकि अब मेमोरी सेल बन चुकी है। अब समझ में आया कि प्राइमरी रिस्पॉन्स स्लो क्यों? क्योंकि वो आएगी, चिपकेगी, फिर वो एक्टिवेट होएगी, फिर वो डिवाइड करेगी, फिर वो एंटीबॉडी बनाएगी। यस और नो? लेकिन सेकेंडरी रिस्पॉन्स बहुत फास्ट क्यों है? क्योंकि ऑलरेडी हमारी ब्लड में मेमोरी सेल पड़ी है, मेमोरी बी सेल पड़ी है और ये डायरेक्ट क्या कर देंगे? एंटीबॉडी बना देंगे, इसलिए सेकेंडरी रिस्पॉन्स बहुत फास्ट होगा। अब समझ में आया कि प्राइमरी रिस्पॉन्स स्लो क्यों है? क्योंकि इतना सारा पंगा हुआ है।
लेकिन सेकेंडरी रिस्पॉन्स बहुत फास्ट क्यों हुआ? क्योंकि डायरेक्ट अब मेमोरी बी सेल डायरेक्टली क्या कर देंगे? एंटीबॉडी बना देंगे। क्या बना देंगे? एंटीबॉडी। इनको पता है कि कौन सा एंटीजन है और इस एंटीजन के अगेंस्ट कौन सी एंटीबॉडी बनानी है। ध्यान रखना, अगर ये मान लो साल्मोनेला टाइफी एंटीजन है, मान लो ये क्या है? साल्मोनेला टाइफी एंटीजन है, तो ये एंटीबॉडी इसके अगेंस्ट बनी है, साल्मोनेला टाइफी के अगेंस्ट, बैक्टीरिया के अगेंस्ट। अब अगर मेरी बॉडी में कोई दूसरा बैक्टीरिया घुस जाए, फॉर एग्जांपल माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, अनदर बैक्टीरिया घुस गया, तो ये एंटीबॉडी उस बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम नहीं करेंगे। सेम एग्जांपल यार, मेरी बॉडी हमारे घर में एक रमेश घुसा था फॉर एग्जांपल, तो रमेश को यहाँ चाकू मारने से मरा था, लेकिन हमारे घर में नेक्स्ट टाइम दिनेश घुस गया, तो दिनेश यहाँ से नहीं मरेगा, दिनेश के लिए अलग सिस्टम यूज करना पड़ेगा। इसीलिए प्राइमरी रिस्पॉन्स स्लो है, सेकेंडरी रिस्पॉन्स फास्ट है। और ध्यान रखना, जो ये एंटीबॉडी है, जो ये एंटीबॉडी हमारे ब्लड में है, ये इस एंटीजन को खत्म करके एंटीबॉडी भी खत्म हो जाएगी। जैसे ही एंटीजन खत्म, ये एंटीबॉडी भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे अपने आप। तो ब्लड में क्या पड़ी है? ब्लड में पड़ी है मेमोरी सेल। और ये मेमोरी सेल जब अगर सेम एंटीजन आएगा तो ये मेमोरी सेल काम करेंगे। अगर एंटीजन दूसरा आ जाएगा, अगर एंटीजन कोई और आ जाएगा, तो उस टाइम पे ये मेमोरी सेल काम नहीं करेंगे, फिर सारा सिस्टम दोबारा से होएगा। फॉर एग्जांपल, अगर मेरी बॉडी में पोलियो डिजीज के अगेंस्ट मेमोरी सेल हैं, अगर बाई चांस मेरी बॉडी में घुस जाए कोई टाइफाइड का बैक्टीरिया, साल्मोनेला टाइफी घुस जाएगा, तो उस टाइम पे ये मेमोरी सेल कुछ नहीं करेंगे। उस टाइम उसके लिए फिर दोबारा से सारा सिस्टम एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो ये था कि एंटीबॉडी कैसे बनती है, एंटीबॉडी बनती कैसे है। एंटीबॉडी बनाया काम किसका है? बी लिम्फोसाइट का। बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी कैसे बनाएगी? देख लो, भी तुम्हारे सामने है, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। एनसीईआरटी में डायग्राम नहीं है, तो आप इसको प्लीज एक पेज पे लिख के, ये मैंने थोड़ा सा घुमा दिया, इसको एक स्ट्रेट फॉरवर्ड डायग्राम बना लेना। फर्स्ट स्टेप, ये पहला स्टेप है, ये दूसरा स्टेप है, ये तीसरा स्टेप है, और ये फोर्थ स्टेप है। कौन सा? ये दोनों फोर्थ स्टेप है। मेमोरी बी सेल और प्लाज्मा बी सेल। मेमोरी ये पांचवा स्टेप इसको बोल दो कि प्लाज्मा बी सेल क्या बना देगी? एंटीबॉडी बना देगी, और मेमोरी बी सेल जो है रिमेन इनसाइड द ब्लड। इट मे बी पॉसिबल कि मेमोरी बी सेल 1 साल 2 साल 10 साल 15 साल 20 साल तक रहे, क्योंकि जो मेमोरी बी सेल बनती है ना प्यारे बच्चों, ये इनका लाइफ स्पैन डिजीज टू डिजीज अलग होता है। इसलिए जैसे हमने क्या करना पर टेटनस के अंदर, टेटनस डिजीज की मेमोरी सेल का जो लाइफ स्पैन है वो 6 मंथ है। इसलिए नॉर्मली डॉक्टर आपको जब कोई इंजरी हो जाती है, तो डॉक्टर आपको ये बोलता है टेटनस का इंजेक्शन कब लगवाया था। अगर वो आपने विदिन 6 मंथ लगवाया था, तो वो मतलब ध्यान रखना है पॉइंट कि वो मेमोरी सेल खत्म हो चुकी है आपकी बॉडी के अंदर। राइट, क्लियर, ओके। अब क्वेश्चन की बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी। एंटीबॉडी तो बन गया, ये एंटीबॉडी है क्या? Antibodies are the special proteins which are called immunoglobulin. Short form में IG, which are formed by our B lymphocyte when antigen enter in our body. ध्यान रखना, ये तभी बनेगी जब एंटीजन होगा ना, तो एंटीबॉडी बनेगी। एंटीजन होगा तो क्या बनेगी? एंटीबॉडी बनेगी। और what is the chemical nature of antibody? They are the protein here. Globulin protein, immunoglobulin, immune system बनवाता है, इसलिए इनको immunoglobulin protein बोल दिया। अब अगर हम एंटीबॉडी की बात करें, एंटीबॉडी को हम रिप्रेजेंट करते हैं H2L2, H2L2। You can see the diagram of antibody. इस एंटीबॉडी में दो तो हैवी चेन है, दो बड़ी चेन है, दो शॉर्ट चेन है, पेप्टाइड चेन। एक एंटीबॉडी के पास, एक एंटीबॉडी में 4 पेप्टाइड चेन है। आप देख रहे हो कितनी पेप्टाइड चेन है? 4 पेप्टाइड चेन है, 2 हेवी चेन, these are the heavy chain, और these जो छोटे वाली, these are called light chain, right? और both the heavy chain and light chain, इनके पास जो ये है, जो ये पॉइंट है, ये जो जगह है, ये है एंटीजन बाइंडिंग साइट। क्या करें बच्चों? ये एंटीजन बाइंडिंग साइट, या इनको हम बोलते हैं पैराटोप। ये क्या थी? ये लाइट चेन थी। इसके पास भी है ये, और ये इसके पास भी, दोनों चेन के पास, लाइट चेन एज वेल एज हैवी चेन के पास ये क्या है? ये
एंटीजन बाइंडिंग साइट है या पैराटोप है। ध्यान रखना, आपको पता है कोई भी पेप्टाइड चेन होती है ना, या मैं आपको 11th क्लास में बायोमोलिक्यूल में बता चुका हूँ, कोई भी प्रोटीन चेन होती है उसका एक टर्मिनल होता है, एक सी एंड और एक एन एंड। सी एंड होता है कार्बोक्सिलिक एंड और एन एंड होता है अमीनो एंड। तो इसका ये इधर सी एंड है, इस साइड एन एंड है, तो ये ध्यान रखना, इस साइड इसका एन एंड सी एंड, तो इधर एन एंड, इधर सी नीचे एन ऊपर सी नीचे, ध्यान रख लेना। अब बोथ जो एवी चेन है इनके बीच में बॉन्ड है, और ये है प्यारे बच्चों डाइसल्फाइड बॉन्ड। अब ये डाइसल्फाइड बॉन्ड कैसे बना, सुन लो ध्यान से, क्योंकि हमें पता है जो ये एवी चेन है, हैवी चेन या एवी पेप्टाइड चेन, पेप्टाइड चेन तो सीधी सी बात है किसकी बनी हुई है, अमीनो एसिड की। किसकी, अमीनो एसिड की। जब इस चेन का कोई एक अमीनो एसिड, इस चेन में कोई सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, सिस्टीन एंड मिथियोनिन, नेम टू सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, सिस्टीन एंड मिथियोनिन। 11th क्लास का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आता है ये क्वेश्चन आपसे दोबारा फिर पूछूंगा मैं। नेम टू अमीनो एसिड विच हैज सल्फर, तो सिस्टीन एंड मिथियोनिन। तो जब मान लो इधर सिस्टीन आ गया, इधर मिथियोनिन आ गया, दोनों अमीनो एसिड के पास सल्फर है, तो जब इस अमीनो एसिड का सल्फर और इस अमीनो एसिड का सल्फर आमने सामने आएंगे तो डाइसल्फाइड बॉन्ड बन जाएगा, सल्फर सल्फर के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। तो कोई भी पूछ लेगी ये दो चेन, एवी चेन और एवी चेन आपस में कैसे जुड़ी हुई है, विद द हेल्प ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड। और इन द सेम वे ये एवी चेन लाइट चेन से जुड़ी हुई है, कौन से बॉन्ड से, सेम वही डाइसल्फाइड बॉन्ड। जब इस चेन का एक अमीनो एसिड सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड और इस चेन का सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड आमने सामने आ जाएंगे तो उनके बीच में कौन सा बॉन्ड बन जाएगा, डाइसल्फाइड बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बन जाएगा, डाइसल्फाइड बॉन्ड। और प्यारे बच्चों इसमें एक पॉइंट और याद रख लेना, इसमें ना जैसे मैंने यहाँ पे दिखा रखा है ये कलर, हर एक चेन में दो रीजन है, हर एक चेन के अंदर दो रीजन है। एक होता है जो रेड से दिखा रहा हूं, ये रेड से दिखा रहा हूं, ये तो है कांस्टेंट रीजन। क्या है ये, कांस्टेंट रीजन ऑफ हैवी चेन। और ये क्या है, कांस्टेंट रीजन ऑफ लाइट चेन, कांस्टेंट रीजन ऑफ लाइट चेन, राइट। और जो ये है दिस इज कॉल्ड, ब्लैक से जो अपन इतना पार्ट है इसको मैं बोलूंगा वेरिएबल रीजन। बताओ किसका, ये हैवी चेन का। और ये क्या है, वेरिएबल रीजन ऑफ लाइट चेन। और दो हैवी चेन है, दो लाइट चेन है, सो इट इज कॉल्ड H2L2। बोर्ड में आ जाता है कई बार क्वेश्चन, व्हाई ए एंटीबॉडी इज कॉल्ड H2L2। तो आपका आंसर है बिकॉज ए एंटीबॉडी हैज 4 पेप्टाइड चेन, 4 पेप्टाइड चेन है, एक दो बड़ी दो छोटी, वेरी इजी यार। सो इट इज कॉल्ड, सो दैट इट इज कॉल्ड H2L2। ड्रॉ द डायग्राम ऑफ एंटीबॉडी, बहुत इंपॉर्टेंट है। How the two chain of antibody are attached with each other, with the help of disulfide bond। कैसे बना डाइसल्फाइड बॉन्ड, जब हमें पता है कि जो ये पेप्टाइड चेन से बहुत सारे अमीनो एसिड है, इसमें बहुत सारे अमीनो एसिड हैं, बहुत सारे अमीनो एसिड। जब एक चेन का अमीनो एसिड, जब एक चेन में सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड के सामने दूसरी चेन के सामने, जब इस चेन में कोई सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड और इस चेन का कोई सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड आमने सामने आ जाएंगे तो उनके बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड बन जाएगा, क्योंकि सल्फर के बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड बन जाता है। सभी को क्लियर है। तो दोनों हैवी चेन आपस में जुड़ी हुई है और हैवी चेन और लाइट चेन भी आपस में जुड़ी हुई है विद द हेल्प ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड। ये पॉइंट भी आपको सभी को क्लियर है। और ये एंटीबॉडी क्या है, दीज आर द इम्यूनोग्लोबुलिन, दीज आर द इम्यूनोग्लोबुलिन, प्रोटीन है, ग्लोबुलर प्रोटीन है, which are formed by our immune system against antigen। एंटीजन की एंटीजन क्या है, कोई फॉरेन सब्सटेंस जो हमारी बॉडी में घुस के एंटीबॉडी बनवा दे। और एंटीबॉडी क्या है, these are the special proteins which are formed by our immune system, formed by B cell। ये किसने बनवाई है, ये B सेल ने बनवाई है, B लिम्फोसाइट ने बनवाई है, in the presence of antigen। ये भी ध्यान रख लेना, ये तभी बनेगी जब हमारी बॉडी में एंटीजन होगा। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी।
आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं कहूंगा इस क्वेश्चन को मैं। हाँ, आपको एनसीईआरटी में क्वेश्चन नहीं मिलेगा स्ट्रेट फॉरवर्ड, लेकिन कहीं कहीं पे बिखरा हुआ है। तो एक तो 5 टाइप की एंटीबॉडी आपको मैं बता रहा हूं यहाँ पे। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज प्रेजेंट इन आवर ब्लड। फर्स्ट वन IgA, ये सिर्फ 10% होती हैं। और ध्यान रखना IgA एंटीबॉडीज आर प्रेजेंट इन मदर कोलेस्ट्रॉम। मदर कोलेस्ट्रॉम की बात हम आगे करेंगे, पता है सभी को, पहले भी डिस्कस हो चुका है। इसमें कौन सी एंटीबॉडी होती है? IgA, इम्यूनोग्लोबुलिन A, और ये हमारी बॉडी में आती है मदर कोलेस्ट्रॉम से, और ये 10% होती है। सेकंड है IgD, 1 to 3% होती है। बस इसमें इतना पॉइंट याद रख लेना। IgE सबसे लीस्ट नंबर में ये होती हैं, और दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एलर्जी। ये आपको आगे पढ़ाऊंगा एलर्जी क्या होती है इसी चैप्टर में। IgG मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन होती है हमारे, मोस्ट अबंडेंट एंटीबॉडी होती है 75 to 80%, और दे कैन पास थ्रू, ये पॉइंट याद रखना, दे कैन पास थ्रू प्लेसेंटा। बस इतना याद रखना जितना मैं आपको बता रहा हूं। और IgM पहले बच्चों ध्यान रखना, दे कैन पास थ्रू प्लेसेंटा। इनका सबसे लाइट वेट होता है, लाइट मोलिकुलर वेट, सबसे कम, सबसे लाइट ये होते हैं, मोस्ट लाइट वेट होता है इनका। 2 पॉइंट कैन पास थ्रू प्लेसेंटा, मोस्ट लाइट वेट, परसेंटेज आपको दिख रहा है, मैक्सिमम इन नंबर होते हैं ये, मैक्सिमम इन नंबर। और IgM ध्यान रखना प्यारे बच्चों, ये हैवीएस्ट एंटीबॉडी है, सबसे हैवी एंटीबॉडी यही है। मोलिकुलर वेट इसका सबसे मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम इसका है, मिनिमम इसका है। ये एलर्जी करवाती है, ये मदर कोलेस्ट्रॉम से हमारी बॉडी में आती है। परसेंटेज याद रखना, सिर्फ जो बातें बताई है ये याद रख लेना। ये भी मैंने बहुत सारा, तो आपकी ये परसेंटेज आउट ऑफ एनसीईआरटी बताई है मैंने आपको, ये परसेंटेज इज आउट फ्रॉम एनसीईआरटी। लेकिन मदर कोलेस्ट्रॉम में ये होती है, एलर्जी ये करवाती है। कौन सी एंटीबॉडी प्लेसेंटा से पास हो सकती है? IgG सबसे छोटी है। IgG क्यों प्लेसेंटा से पास हो सकती है? मदर बॉडी से प्लेसेंटा के थ्रू ये फीटस पे जा सकती है। क्यों? क्योंकि सबसे लाइट वेट है। अंडरस्टूड, ये पॉइंट अपने आप याद हो जाएगा। और ये मैक्सिमम नंबर होते हैं हमारे ब्लड में, सबसे अधिक कौन सी होती है? IgG, इम्यूनोग्लोबुलिन G। तो याद रखने के लिए बोला गया है। तो ये था प्यारे बच्चों टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी। इट वाज द वीडियो स्पेशली फॉर एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इसमें मैंने आपको पढ़ाया एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है, प्राइमरी सेकेंडरी रिस्पांस क्या है, बी और टी लिम्फोसाइट कैसे बनती हैं, एंटीबॉडी कैसे बनती हैं, एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर क्या है, टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी क्या है। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि AMI एंटीबॉडी कैसे काम करती है, वो कैसे पैथोजन को खत्म करती है। और फिर आपको पढ़ाएंगे कि जो टी लिम्फोसाइट हैं ये क्या करती हैं। हमारा टॉपिक लगभग कंप्लीट हो जाएगा। तो ये थी प्यारे बच्चों वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्यारे बच्चों जरूर वीडियो को में जो एक्स्ट्रा पॉइंट हैं उनको आप अपनी एनसीईआरटी पे लिख लें, या पेज पे लिख के एनसीईआरटी पे चिपका दें। डोंट गो आउट ऑफ एनसीईआरटी, राइट। अभी तो बहुत सारा बताना है। AMI को ना, AMI को ह्यूमोरल इम्यूनिटी बोलते हैं, ह्यूमोरल, क्योंकि ब्लड में होती है। डिस्कस करेंगे आगे, बहुत सारे पॉइंट बाकी हैं अभी तो इतना आप जरूर करें। इतना करने के बाद ही आपको नेक्स्ट वीडियो समझ में आएगी। तो थैंक यू प्यारे बच्चों, हैव ए नाइस डे। फिर भी किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम आए तो आप मेरे पास उसी टाइम देखते हुए व्हाट्सएप डाल दो, आई विल रिप्लाई यू। तो थैंक यू। आई थिंक बहुत लंबी वीडियो होगी क्योंकि टॉपिक छोटे छोटे थे। तो एंजॉय द वीडियो। गुड नाइट।